तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीटेट सीडीपी का जो है मैं आपको पीवाईक्यू कराने वाला हूं। ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है। इससे पहले 1 2 3 करके जो है टोटल 7 पार्ट मैंने बना रखे हैं। वो हमारी प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सीटेट के द्वारा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और यही जो मैंने क्वेश्चन आज लिए हैं वो जो है सीटेट के द्वारा ही पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 15 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराऊंगा। देखो भाई, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका रहती है। क्या भूमिका है यानी कि एक जो आपका जो इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं, जहाँ पे जो बच्चे जो होते हैं ना, जो विकलांग बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे, दोनों एक जगह आके जो है पढ़ाई कर सके, दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, एक ही तरीके से जो दोनों को पढ़ाया जाए, इसको हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। तो इस क्लासरूम में जो शिक्षक होती है या शिक्षिका होती है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये आपके सामने जो है पॉइंट है, देख लेते हैं क्या भूमिका है इनमें से। बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, यानी कि बच्चों की जो, देखो कुछ बच्चे विशेष बच्चे होते हैं, उसमें विशेष बच्चे बोले तो कुछ विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग नहीं दिव्यांग बच्चे, जो मोदी जी के द्वारा जो है हमें सुझाया गया है। तो कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं और कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो दोनों की, देखो दोनों की जरूरतें जो है मतलब अलग अलग है, दोनों की नीड अलग अलग है। तो हमें उसकी जो है क्या करनी है, उसकी जो है उसकी पहचान करनी है और उनका ख्याल रखना है। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पे ध्यान देना, क्यों कुछ ही बच्चों पे क्यों ध्यान देना, जब इंक्लूसिव क्लासरूम में विविध प्रकार के बच्चे आए हैं तो सबका ध्यान रखना है हमें, ताकि जो नॉर्मल बच्चे उनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ जो है यहाँ पे विशेष बच्चों का ही ध्यान रखा जा रहा है और हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। बच्चों की उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचान करना नहीं, हमें जो है बच्चों को लेबलिंग पृथकीकरण नहीं करना है। खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर वो इंक्लूसिव क्लासरूम थोड़ी रहेगा जब अगर हम उसको एक विशेष स्कूल में भेज देंगे तो। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि काफी बच्चे जो कमेंट करते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है मतलब वो जो है मतलब बहुत धुंधली आ रही है, जो टेक्स्ट लिखे हैं ना, ये सब टेक्स्ट, ये जो है ये सारे टेक्स्ट जो है बहुत धुंधली आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, तो ये हमारी तरफ से इशू नहीं होता, हम तो बिल्कुल HD क्वालिटी में जो है मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अपलोड करते हैं। आप जो है क्या करो, जो क्वालिटी का जो ऑप्शन होता है ना यूट्यूब में, क्वालिटी पे जाया करो और वहां से ना क्वालिटी को 360 या 4 ऐसे करके मतलब क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया करो। आपका जो ऑटोमेटिक जो सेट होता है ना 144 पे होता है, तो 144 पे ये आपको थोड़ी कुछ दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि छोटे छोटे अक्षर होते हैं, ये सब कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको जो है 360 पे जो है आपको सेट कर लेना, तब जाके जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। डिफरेंट डाइवर्स के जो बच्चे आते हैं, आप सभी को मालूम है कि अगर गांव देहात में हम जाएं तो वहां पे एक डाइवर्स के बच्चे नहीं आते हैं, विभिन्न डाइवर्स के बच्चे आते हैं। तो उनके शिक्षण के दौरान उनको अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षक के तौर पे हमें किस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसमें जो है ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें जो है एक से ज्यादा आंसर है, तो ये आपको जो है बताना है कौन सा आंसर है। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल ठीक है बात भाई। इस जो भी बच्चा आ रहा है, चाहे वो किसी भी परिवार से आ रहा हो, कोई अमीर परिवार से आ रहा हो, कोई गरीब परिवार, हमें उसका जो है वेलकम करना है, उसको स्वीकारना है। तो फर्स्ट तो इसका सही है। उसके बाद सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, यानी कि उनकी जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, जिस भी वो जो उनके जो कल्चरल, जिस भी कल्चर से वो आ रहे हैं, उनको हमें अनदेखा करना चाहिए नहीं। सेकंड गलत हो गया, तो देखते रहना, इसमें जो भी सेकंड है वो सारे ऑप्शन हटा देना, मैं तो आपको पूरा ही बताऊंगा ना। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, उनसे जो है क्या करना है कि आपको जो है ना जो है आपको जो है कम्युनिकेशन करते रहना है। कम्युनिकेशन करते रहने का मतलब है कि उनको ऐसा ना लगे कि भाई वो जो है घर से अपने जो है परिवार से दूर आपके पास कुछ मतलब 7-8 घंटे के लिए आए, तो उसको थोड़ा सा मतलब वैसा फील ना हो, अजीब फील ना हो। तो उनसे जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना है, उनसे पूछना है अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बच्चों क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या हो गया, हम है ना। तो इस तरीके से जो उनको ट्रीट करना है आपको। तो थर्ड भी सही है, तो यानी कि फर्स्ट थर्ड। उसके बाद है अप्रत्यक्ष निर्देश देना, उसको डायरेक्ट नहीं बोलना कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, उसको जो है घुमा फिरा के जो है मतलब अगर कोई काम वो गलत कर रहा है तो उसको बताओ कि वो काम उसको क्यों नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से जो उसे निर्देश देना है। तो वैसे निर्देश देना नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष आ गया ना, इसलिए ये भी पॉइंट होगा। तो पहला तीसरा चौथा करेक्ट हो गया। तो देख लो भाई किसमें जो है पहला तीसरा चौथा है। उसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं, विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना, यानी कि गिव स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप स्टूडेंट को ज़्यादा आज़ादी दे दोगे तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, शरारतें करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसमें जो है पहला
पहला है सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इसमें देख लो पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक विद्यार्थी जैसे दृष्टि बाधिता है, जैसे कि मतलब एक जो है कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसको जो है आंखों से दिखाई नहीं देता, कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि जिसको दिखाई नहीं देता उसको आप किस तरीके से पढ़ाओगे, विजुअल्स वाली चीजों से तो नहीं पढ़ा सकते उसको, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको वो स्पर्श करके पढ़ सके। तो देख लेते हैं भाई, विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी तो बताया कि विजुअल प्रेजेंटेशन, वो भाई जब उसको दिखाई नहीं देता तब आपको उसको जो है चलचित्र के माध्यम से पढ़ा रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, कोई फायदा नहीं, उसको दिखाई नहीं दे रहा तो वो कुछ देख भी नहीं पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। कि जो बच्चे हैं उनको जो हमें क्या करना है कि उनको कुछ ऐसे उभरे हुए अक्षर, मतलब जो कुछ ऐसे मतलब आते हैं ना, कुछ ऐसे डिवाइसेस आते हैं, उनका प्रयोग करना है और उसको जो है उसको स्पर्श करवाना, उसको बताना कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। जैसे ब्रेल लिपि वगैरह होती है, बहुत सी मूक फिल्में, कोई फायदा नहीं है। सुसंगीत वर्कशीट, कोई फायदा नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब कि बच्चे को जो है समाज में जो है सामाजिक अंतःक्रिया करने में दिक्कत हो रही है, उसको बोलने में, मौखिक संप्रेषण में जो है दिक्कत आ रही है। तो ये किस जो है मतलब डिसऑर्डर का जो है ये लक्षण है। तो देख लेते, मैंने आपको जो है अक्षमता के प्रकार आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं बिल्कुल डिटेल में, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। स्वालीनता ऑटिज्म क्या होता है कि बच्चे को जो है ना वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, दूसरों से मतलब बातचीत नहीं कर पाता अच्छे से, और किसी भी चीज को ना वो बार बार दोहराता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना स्टार्टिंग में, कैसे हो मेरे चीतो, तो इस चीज को वो 2-4 बार बोलेगा, कैसे हो मेरे चीतो, कैसे हो मेरे चीतो, कैसे हो मेरे चीतो। तो उसको जो है ना इस चीज में दिक्कत आएगी, मतलब मौखिक संप्रेषण में और सामाजिक अंतःक्रिया करने में उसको दिक्कत आएगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और उसके बाद है एडीएचडी यानी कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसमें क्या होता है कि बच्चा ना एक काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। कंसंट्रेट का मतलब हो गया कि एक काम पे जो है मतलब ध्यान नहीं दे पाता है, काम नहीं कर पाता है एक काम पे फोकस होके। उसके बाद इसमें जो बच्चा है ना, इसमें जो है बच्चा जो है मतलब बहुत ज्यादा बच्चे चंचल होते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी काम करने लग जाते हैं, तो वो एडीएचडी में होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। पठन वैकल्य में क्या होता है कि एक प्रकार की जो है ये लर्निंग डिसऑर्डर है, इसको हम रीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो इसमें बच्चे को ना पढ़ने में दिक्कत आती है, यानी कि एक सी को डी पढ़ देगा, डी को सी पढ़ देगा, तो उसको इस प्रकार की इसमें दिक्कत आती है। और डिसकैलकुलिया यानी कि गुणज वैकल्य में जो है बच्चे को छोटी मोटी जो मतलब 2+2 कितने होते हैं, तो कैलकुलेशन करने में उसको दिक्कत आती है। तो आपको सारे मैंने बता दिया और इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। ठीक है भाई। उसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देता है और कहता है कि उनके मन में जो भी आता है ना वह बनाए, और इसके माध्यम से वह बच्चों में क्या बढ़ावा देना चाहता है। यानी कि एक शिक्षक है, उसने क्ले मिट्टी जो है, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, जो बचपन में आपने क्ले मिट्टी रंग बिरंगी मिट्टी से खेले हैं, तो वो मिट्टी जो है बच्चों को देता है और बच्चों से कहता है कि आपके मन में जो भी आ रहा है ना वो इस चिकनी मिट्टी से बनाओ। तो शिक्षक ये करके क्या करना चाह रहा है, बच्चों के अंदर क्या देखना चाह रहा है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, बच्चे की जो है क्रिएटिविटी देखना चाह रही है कि बच्चे क्या क्या चीजें बनाते हैं। कोई जो छोटा सा मतलब गुड़िया बनाएगा या कोई मूर्ति बनाएगा, उससे कोई बॉल बनाएगा, कोई बैट बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की क्रिएटिविटी का जो है शिक्षक को पता चलेगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। रटने की बात नहीं हो रही है, असहयोग की बात नहीं हो रही है, अनुशासनहीनता की बात नहीं हो रही है। छठा क्वेश्चन क्या है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए हमें। विकार नहीं है, विकास है। किसके विकास पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आप सभी को मालूम है बचपन में बच्चों के कौन से विकास होते हैं। शारीरिक कौशल का विकास होता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है, संवेगात्मक कौशल का विकास होता है, और अमूर्त तर्क। आप खुद सोचो कि जो बच्चे शैशवावस्था में, जो बचपन में जो बच्चे होते हैं, जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं, क्या वो अमूर्त तर्क कर सकते हैं। यानी कि जो उनके सामने चीज नहीं भी उसके बारे में तर्क कर सकते हैं। द आंसर इज नहीं। उसका जो है मतलब बच्चे अमूर्त तर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसको छोड़ के बाकी ये सारे करेक्ट हो गए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। 7वां क्वेश्चन कहता है कि रचनावादी कक्षा में यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में अर्थपूर्ण सीखना क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है। लीविंग लिख देता हूँ बार बार, यहाँ पे यहाँ लर्निंग आएगा। ठीक है। अर्थपूर्ण सीखना क्या है, जानकारी के भंडारण,
वह उपयोजन में होता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अर्थपूर्ण सीखने की बात हो रही है, क्या होता है? अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। बिल्कुल, इसका यही आंसर करेक्ट है कि बच्चा जो है अर्थपूर्ण कब सीखेगा? जब वो किसी भी चीज़ में जो है इंटरेक्शन करेगा, किसी भी चीज़ को अपने स्तर पे खोजेगा, तभी तो वो अर्थपूर्ण सीख पाएगा ना। तो इसका आंसर ये है। इनाम में सजा की बात नहीं हो रही है, बार-बार वेदाभ्यास से नहीं होता है, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है? एक शिक्षिका एक बच्ची, यानी कि एक शिक्षिका है और एक बच्ची, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। कोई चीज़ें हैं जिसको जो है वो समझने में जो है क्या है, जो बच्ची है वो क्या है, वो किसी चीज़ को समझने में असमर्थ है, वो नहीं समझ पा रही है, के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? थोड़ा क्वेश्चन जो है ना मतलब उल्टा-सीधा मतलब कर रखा है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्ची है, तो उस बच्ची को जो है ना कोई चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है, तो एक शिक्षक के रूप में जो है आप उसको क्या चीज़ें प्रदान करोगे जिससे वो बच्चे को जो है मतलब वो चीज़ें समझ में आ जाए? तो नॉर्मल सी बात है भाई, आप उसको थोड़ा-सा हिंट दोगे। बच्चों को अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उसको थोड़ा-सा हिंट दोगे और हिंट देना क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की स्कार्फ फोल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, स्कार्फ फोल्डिंग। पहाड़ की बात हो रही है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बात नहीं हो रही है। रिहर्सल यहाँ पे नहीं चल रहा है, प्रत्यक्ष निर्देश यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो है हमारे स्कार्फ फोल्डिंग की बात हो रही है। 9वां क्वेश्चन जो है असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए, यानी कि संवादात्मक का मतलब होता है इंटरेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि कक्षा को जो है इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग, मतलब बच्चों को जो है वो कक्षा में जो है पढ़ने में मन लगे, ऐसा कक्षा बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के उदाहरण शामिल करती है। आप सभी को मालूम है कि बच्चे जब तक कक्षा में एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक वो अर्थपूर्ण नहीं सीख पाएंगे, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो एक शिक्षक जो है क्या कर रही है यहाँ पे, एक शिक्षिका की जो बच्चों के जो आसपास के जो वातावरण के जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि मैं आपको देता हूँ काफी सारे उदाहरण जो है मतलब पढ़ाते हुए आपकी लाइफ से रिलेटेड मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इससे क्या होता है कि आप रिलेट कर पाते हो और उस चीज़ों को क्या है लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाते हो। तो इसी प्रकार ये जो शिक्षिका है वो क्या करती है कि बच्चों के जो रियल लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, वो उसके पर्यावरण से संबंधित कुछ एग्जाम्पल उसको देती है, ताकि जो है एक कक्षा जो है वो इंटरेक्टिव, थोड़ा इंटरेस्टिंग कक्षा बन सके। इसका तर्क क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है बच्चा जो है वो अच्छे से मतलब उसमें जो है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उससे जो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है भाई, ये बात तो वाइगोस्की भी कहते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जितना अच्छे से सीख सकता है उतना अच्छे कहीं भी नहीं सीख सकता। वो समाज में जो इंटरेक्शन करके, सोशल इंटरेक्शन करके जो है अच्छे से सीख सकता है। वही बात यहाँ पे भी की गई है और शिक्षिका एक छोटा सा प्रयास भी कर रही है, और आप भी जब शिक्षक बन के स्कूल में जाओगे तो आपको भी ये छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? यानी कि बच्चे जो समस्या समाधान करते हैं, किसी भी समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इनमें से क्या एक उसके जो है उस प्रक्रिया के दौरान जो बाधा उत्पन्न करेगा? जब भी वो कोई समस्या समाधान कर रहा होगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहा होगा, तो उसमें जो है वो क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। क्या बाधा उत्पन्न करेगा वो देख लेते हैं। समस्या को सही से पहचानना, अगर बच्चा किसी भी समस्या को सही से पहचान करेगा तो उसको वो जल्दी सॉल्व कर पाएगा, ये समस्या का मतलब उसमें बाधा नहीं होगा, तो ये तो ठीक है। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, अगर उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा, उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये समस्या ये है। आपको पता चल गया सीटेट जो है आपको जो है असर्शन रीजनिंग ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ज्यादा, आपने समस्या को परिभाषित कर लिया, इससे क्या है आप उसी अकॉर्डिंग जो है तैयारी करोगे, तो ये भी नहीं बाधा उत्पन्न करेगा। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, यानी कि जो आपके सामने समस्या, इससे पूर्व में भी कोई समस्या इसी प्रकार की थी, तो क्या कर रहे हो, उससे मिलती जुलती जो सॉल्यूशन था आप उसी का प्रयोग करके इस समस्या को भी सॉल्व कर रहे हो। तो इससे भी जो है क्या होगा, जो बच्चा है वो अच्छे से उस समस्या को सॉल्व करेगा, इसमें कोई बाधा नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सीटेट को ही ले लेते हैं। सीटेट क्या है, जो है सीटेट में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन गए हैं, आप क्या करते हो, जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्यों कराते हैं, ताकि जो आप जो पेपर देने जाओ उसमें जो क्वेश्चन आए, तो ये इस क्वेश्चन को आप समस्या ले लो कि ये आपका क्वेश्चन समस्या है, इसी से मिलते जुलते ही तो क्वेश्चन आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ उठ के कुछ दूसरा ही तीसरा आ जाएगा, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए तो मैं ये करा रहा हूँ। तो पीवाईक्यू को जो है आप एक मिलती जुलती समस्याओं के बारे में जो है समझ सकते हो
उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, यानी कि आप रिजिड हो इसी समस्या को, मतलब कि कोई भी मैथ में कोई भी फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला को आप हर प्रॉब्लम में जो है उसको हर जो है मतलब सवाल में डाल डाल के जो है जबरदस्ती घुसा रहे हो, उससे सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तब भी उसको जबरदस्ती घुसा रहे हो। तो ऐसा करने से आपकी समस्या को समाधान करने में बाधा उत्पन्न हो सकता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजनिंग से आ गया है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षक को वे विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है, यानी कि जो विद्यार्थी कोई भी गलती कर रहा है, इसका मतलब है कि जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी है वो दोनों की असफलता को दर्शा रहा है। तो जी नहीं, जो त्रुटियां होती है ना, इससे बच्चा जो है अर्थपूर्ण आगे सीख पाएगा, शिक्षक को जो एक आइडिया मिल जाएगा, उस हिसाब से जो शिक्षक है टीएलएम बनाएगा, तो ये असफलता को नहीं दर्शाता है। तो गलत हो गया। और इसका तर्क क्या दे रखा है, जो में खुद में सोचने की क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स चॉम्स्की बच्चों में जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिससे जो बच्चे जो है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, विचार करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बच्चों में सोचने की क्षमता होती है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका दोनों ही गलत हो गया। ठीक है। 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, यानी कि कौन सा इमोशन नहीं है। ये आपके सामने इमोशन है, तो इसमें 3 इमोशन है, एक इमोशन नहीं है। स्मृति यानी कि मेमोरी, क्रोध एंगर, प्यार लव, फियर भय। तो इसमें जो है स्मृति यानी कि मेमोरी जो है, ये सिर्फ एक भाव नहीं है, यानी कि बाकी जो सारी चीजें जैसे क्रोध, आपको गुस्सा आ रहा है, एक इमोशन है, प्यार एक इमोशन है, आपको डर लग रहा है इमोशन है, ये तीनों इमोशन है और बाकी यही इमोशन नहीं है। उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन, अभी तो मैंने पीछे 13वां क्वेश्चन कराया था, एक सेकंड देखना, ये भी 13वां, अच्छा ये आपका 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन है, मैंने 13वां यहाँ पे जो है, ये देखो 12वां क्वेश्चन है, ये जो है टाइपिस्ट की गलती है। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन है और ये आपका 13वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के अंदर आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है, कि यानी कि एक शिक्षिका के रूप में आप नियुक्त है एक विद्यालय के अंदर, और आप चाहते हैं कि बच्चों के जो अंदर जो है ना पढ़ाई के प्रति जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन आए। आप सभी को पता है मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है मोटिवेशन जो बच्चे के अंदर स्वयं उत्पन्न होते हैं और वो किसी भी कार्य को करता है अपने लक्ष्य को जब तक पा ना ले, और ये उसके जो है लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। और एक होता है एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य मोटिवेशन, जैसे कि आप सीटेट पास कर लो, आपके पापा जी आपको फोन दिला देंगे, तो आप लोभ के चक्कर में ये चीज का जो है सीटेट पास करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे बच्चे को जो है फॉर एग्जांपल आपने टॉफी दे दिया, उसने कोई अच्छा काम किया, उसको टॉफी दे दिया, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम भी फिर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसको जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपने दे रखी है। आप लोभ रिवॉर्ड के चक्कर में वो काम करेगा जो कि लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती। जब तक आप रिवॉर्ड दोगे तब तक वो कार्य करेगा, नहीं दोगे तो फिर वो कार्य नहीं करेगा। तो एक शिक्षक के रूप में हमें जो है आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, आप अगर उसकी प्रशंसा कर रहे हो, गुड वेरी गुड दे रहे हो, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके दंड से बचने के लिए फिर वो कार्य करेगा, तो ये भी बाह्य मोटिवेशन का पार्ट है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देके, तो ये भी बाह्य हो गया। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, यानी कि बच्चों को जो है एनकरेज करना है किसी भी चीज को सीखने के लिए, ताकि जो है उसको आनंद मिल सके। तो यही जो है इसका इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का तरीका है। तो ये जो है टीचर को करना चाहिए। उसके बाद 14वां नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम में क्या करेगा, यानी कि बच्चा अगर समग्र रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसके जो है उसके अधिगम में किस प्रकार से प्रभाव डालेगा वो देख लेते हैं। बच्चों को ये जो है प्रभावित नहीं करेगा अधिगम को, बिल्कुल करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। सोचो आप अगर अभी आपकी तबीयत खराब है, क्या आप अभी तक वीडियो देख पाते? नहीं देख पाते। आप 1-2 क्वेश्चन करते, उसके बाद आपका मन ही नहीं ठीक है, तो फिर कैसे करते आप? में बाधा डालती है। यहाँ पे पूछा है कि भाई स्वस्थ है कोई भी बच्चा जो है, फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप स्वस्थ रूप से स्वस्थ हो, बिल्कुल शारीरिक फिट हो, बाधा डालेगी नहीं, से संबंधित नहीं है, संबंधित है। अगर आप स्वस्थ हो तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, को सुसाधित करता है यानी कि फैसिलिटेट करता है, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से और ज्यादा टॉपिक कर पाओगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये भी ध्यान रखने की क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऐसे नहीं आंखें बंद करके कोई भी ऑप्शन लगा देना है। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक रूही नाम की प्यारी सी बच्ची है। रूही का मानना है कि उसने
ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसे विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? क्वेश्चन में मोटा मोटे तौर पे कहा गया कि रूही नाम की बच्ची है जो विज्ञान में जो है उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, और इसका कारण वो क्या बताती है कि जो है मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अगर मैं पढ़ाई कर लेती तो मेरे भी विज्ञान में अच्छे नंबर आते। तो ये किसका कारण है, किसकी वजह से जो है उसके अच्छे नंबर नहीं है? उसके खुद की वजह से तो नहीं आए ना, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए तो नहीं आए ना। पर्यावरणीय कारक, पर्यावरण की तो यहाँ बात नहीं हो रही है। योग्यता की कमी, योग्यता है तभी तो ना, मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी अगर वो अच्छे से पढ़ती तो, यानी कि उसमें योग्यता थी तभी ना वो कर सकती थी। यहाँ पे कमी की तो बात नहीं है। उसके बाद है कोशिश की कमी। हाँ, उसने कोशिश नहीं की, अगर वो कोशिश करती तो उसके अच्छे नंबर आते हैं। उसमें योग्यता भी थी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कठिन भाग्य वाग्य कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे उसने कोशिश नहीं की, कोशिश करती तो वो जो है जरूर अच्छे नंबर उसके आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।